Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghuman and today we'll discuss our test number 16, that is verb. Let's start. Okay students, तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं. Question number 116. Abdurrahman turned to the art of peace in which he himself showed as great as in the art of war. अगर हम अपने आंसर को देखें दैट इज ऑप्शन सी हिमसेल्फ शोड, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगा हुआ है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कब आता है. याद रखिएगा कि जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस वक्त आता है जब हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो. जब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे सेम पर्सन हो, उस टाइम हम वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम प्लेस करते हैं, क्योंकि इसने वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट के वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट तक रेफर बैक करना होता है. इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है. ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा. तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो तो फिर हम उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिमसेल्फ लगा हुआ है. लेकिन अब मिस्टेक इस सेंटेंस में सी ऑप्शन में ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है, जबकि हमारी गिवन ऑप्शन जो ऑप्शन सी है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन्होंने वर्ब से पहले प्लेस कर दिया, जो कि गलत है. इसलिए इसको यहां पे शोड, हमारा जो ऑप्शन में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शोड, तो शोड के बाद यहां पे हिमसेल्फ आना चाहिए था. तो इसलिए सी ऑप्शन हमारी जो है वो आंसर बनेगी. जहां पे हिमसेल्फ को शोड के बाद लिखा जाएगा तो वो हमारा आंसर बन जाएगा. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हुआ सी, चार्ली. नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 117. द बिग बैंग थ्योरी होल्ड्स दैट द यूनिवर्स बिगन 10 to 20 billion years ago and has been expanding ever since. अब यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो बी ऑप्शन है, जहाँ पे बिगन लिखा हुआ है, जबकि बिगन थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब एट ऑल. सो अगर हम यहाँ पे जब भी हमने किसी भी सेंटेंस का टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमें कुछ टाइम एडवर्ब्स चाहिए होते हैं. अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास है एगो जब जिस सेंटेंस में आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, तो वो पास इंडेफिनिट टेंस होता है. तो यहाँ पे 10 to 20 बिलियन ईयर्स एगो बता रहा है कि यहाँ पे बिगन नहीं आना चाहिए था, बल्कि बिगेन आना चाहिए था, जो कि पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है बिगिन की. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बीटा आंसर बना, तो यहाँ पे बिगन की बजाय बिगेन आना चाहिए एगो को जहन में रखते हुए. तो इस तरह से हमारा आंसर बीटा ऑप्शन बना जी. क्वेश्चन नंबर 118. When you are getting on in years, it's nice sitting by the fire and to drink a cup of tea. हमने वर्ब्स के जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो वर्ब के टॉपिक हमने वर्ब्स को कैटेगराइज किया था कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स या वर्ब्स इनके बाद इन्फिनेटिव यूज होता है, कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज होता है, कुछ वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है कुछ एक्सप्रेशंस के साथ. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइस सिटिंग, अब जैसे कि हमने देखा था कि कुछ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जो इन्फिनेटिव यूज होता है, कुछ वर्ब्स सर्टेन वर्ब्स आर देयर जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज होता है, फिर कुछ जो वर्ब्स फ्यूचर को रेफर करते हैं उनको भी उनके बाद भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं. तो यहाँ पे नाइस के बाद जो है वो सिटिंग की बजाय यहाँ पे टू सिट आना चाहिए था. चार्ली ऑप्शन, इट इज नाइस टू सिट बाय द फायर एंड टू ड्रिंक. एंड को भी देखें कि एंड के बाद टू ड्रिंक है, तो एंड से पहले भी टू ड्रिंक टू सिट होना चाहिए था, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब भी होना चाहिए सेंटेंस के अंदर. तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन आंसर है, जिसमें सिटिंग की बजाय हम सिट टू सिट यूज करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव लगाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बना जी चार्ली ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 119.
Asif couldn't afford to go shopping once again as he had already spent much in a week. अब यहाँ पे हम रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स का टॉपिक का रेफरेंस देंगे, जिसमें हमने रेगुलर वर्सेस इरेगुलर वर्ब्स पढ़े थे। रेगुलर वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डीईडी फार्मूला से बनती है, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट वर्ड से बने उसे हम इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेंट को की जो फॉर्म है वो रॉन्ग बनाई है, स्पेंडेड नहीं होता, स्पेंड, स्पेंट और स्पेंट होता है, स्पेंड, स्पेंट और स्पेंट होता है, ना कि स्पेंडेड। इस तरह से डेल्टा ऑप्शन में जो है वो थर्ड फॉर्म हैड की वजह से स्पेंट आना चाहिए। जैसे ऑलरेडी लगा हुआ, ऑलरेडी परफेक्ट टेंस का मार्कर है, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेंट आना चाहिए था, ना कि स्पेंडेड आएगा। तो आंसर हमारा डेल्टा ऑप्शन बना जी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। द वुड कटर फेल अ लॉट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एरिया विच ही हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल फॉर लॉगिंग। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फेल और फॉल का डिफरेंस। फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना। फॉल मीन टू ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, यानी कि ऑटोमेटिकली गिरना, हायर लेवल से नीचे की तरफ गिरना। और जो फॉल होता है, जो फेल वर्ब होता है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है टू कट डाउन ट्रीज, के किसी ट्री को काट के नीचे गिराना, उसको कहते हैं फेल। तो फेल के लिए एजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द वुड कटर फेल अ लॉट ऑफ ट्रीज, उसने ट्रीज काट के नीचे की तरफ फेंके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फेल्ड आना चाहिए था, ना कि फेल, क्योंकि ये फेल, फेल्ड, फेल्ड है जिसने दरख्त के काटने की। अगर फॉल होता तो फॉल ऑटोमेटिकली गिरता है, तो यहाँ पे चूंकि एजेंट मौजूद है जिसने उसको गिराया है, काट के गिराया है, तो यहाँ पे फेल आना चाहिए था, ना कि फॉल। तो फेल की ही सेकंड फॉर्म हमें फेल्ड लगानी थी, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन बना। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 121 पे। She stared at it for a long time before took the key from its envelope and removing the glass at dome। तो हमने पढ़ा था कि preposition जब आती है तो preposition के बाद gerund यूज करते हैं, तो इसलिए अब अगर बीटा ऑप्शन को देखें तो before लगा हुआ है, that is preposition, और preposition के बाद verb की ing फॉर्म जिसको हम gerund कहते हैं एज अ नाउन, क्योंकि हमने preposition के लेक्चर में पढ़ा था कि preposition हमेशा अपने बाद नाउन लेती है। अगर वर्ब आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो वो जेरंड जो कि इज इक्वल टू नाउन होता है वो बन जाता है, इसलिए टुक यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे टेकिंग आना चाहिए था जो कि जेरंड के तौर पे फंक्शन करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो आंसर बीटा ऑप्शन बन गई कि प्रेपोजिशन के बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जेरंड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 122 पे। एवरीवन वाज सर्टेन दैट द ईस्ट एंड लैड्स would be hooligans or else they would be made feel uncomfortable। अब यहाँ पे हमने causative verb make को देखना है। make जो होता है ये किसी से ज़बरदस्ती को काम करवाना हो, force or require someone to take some action। तो अब इसके हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे कि make के बाद अगर person आएगा तो आगे bare infinitive यूज होगा, और make के बाद अगर person नहीं है तो full infinitive यूज होगा। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें दे वुड बी मेड फील, मेड के बाद डायरेक्ट वर्ब यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मेड फील गलत है, मेड टू फील होना चाहिए था, मेड फील रॉन्ग हो गया। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर, जहाँ पे फील की बजाय टू फील आना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। इट अनकॉइल्ड रैपिडली एंड स्टक बट ही मैनेज जंपिंग। मैनेज जो है ये वो वाला वर्ब है जिसके बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ना कि हम जेरंड यूज करेंगे। हम ये बड़ी डिटेल में हम वर्ब के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कौन कौन वर्ब्स के बाद हमने इन्फिनेटिव लगाया। मैनेज जो होता है ये रेफर टू फ्यूचर होता है, मैनेज जो भी काम करना होता है फ्यूचर के लिए मैनेज करना होता है। तो जब हम ऐसे एक वर्ब जो कि फ्यूचर को रेफर करे उसके बाद हम जेरंड नहीं लगाते, हम उसके बाद इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जंपिंग की बजाय टू जंप आएगा। तो हमारा आंसर बना जी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 124 में है। इसमें हम सब्जंक्टिव्स को, सब्जंक्टिव भी हमने टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। सब्जंक्टिव में कोई विश और हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है,
जिसमें हमने उसको डिस्कस करना, तो उसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, एक तो वो उसमें शुड यूज़ नहीं करते, दैट क्लॉज के अंदर शुड यूज़ नहीं करते, और दैट क्लॉज के अंदर जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी कि उसके साथ ना ING होता है, ना ED होता है, ना S और ES होता है, ना टू लगता है। तो हम उसको देखते हैं। मिस्टर स्टुअर्ट रिकमेंडेड दैट शी प्रेसेस। अब यहां से हमारा क्वेश्चन रिकमेंडेड आ चुका हुआ है, रिकमेंडेड आ चुका हुआ है, रिकमेंडेड आ जाए तो आगे दैट है, तो दैट के बाद आपने जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ S और ES नहीं आती, तो यहाँ पे प्रेसेस देख लें तो प्रेसेस में S और ES है, तो ये गलत हो गया, S और ES को रिमूव करें तो प्रेस आना चाहिए था। और हमने ये भी देखा था कि जिस वर्ब को अगर आपने देखना है कि वर्ब करेक्ट है कि नहीं, तो आप उस वर्ब से पहले शुड लगाएं, शुड के साथ जस्टिफाई होना चाहिए। अगर हम शी प्रेसेस से पहले शुड लगाएं तो शुड प्रेसेस रॉन्ग होता है, शुड प्रेस करेक्ट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेसेस रॉन्ग था, प्रेस आना चाहिए था, तो अल्फा ऑप्शन आंसर बन गया हमारा 124 का। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 125। आई वुड रादर यू शुड सफर लॉस देन बेग फॉर अ लोन फ्रॉम पुशर्स एट डिग्रेडिंग टर्म्स। अब यहाँ पे वुड रादर को ले लीजिएगा। वुड रादर के बाद हमने पढ़ा था कि वुड रादर के बाद अगर ये प्रेफरेंस के लिए होता है, प्रेफरेंस हमने किसी एक्शन को करने के लिए अपने लिए हो तो फर्स्ट फॉर्म से, किसी और के लिए हो तो सेकंड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर आगे सेकंड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट ना हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो सेम सब्जेक्ट है, जैसे आई वुड रादर स्टे एट होम, इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, आई ही सब्जेक्ट है, मैं रहूंगा घर पे, तो प्रेफरेंस में अपने लिए। आई वुड रादर यू स्टेड एट होम। अब इसमें आई वुड रादर में यू सब्जेक्ट है, स्टे किसने करना है, स्टे आई वुड रादर के बाद यू सब्जेक्ट है, स्टे किसने करना है, यू ने, तो इसका मतलब यू सब्जेक्ट आ गया। तो जब वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो फिर डिफरेंट सब्जेक्ट बन जाए तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे आई वुड रादर यू शुड सफर, शुड तो आएगा नहीं, शुड गलत हो गया, सफर की बजाय यहाँ पे सफर्ड आना चाहिए था, तो इसलिए बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बनता है 125 का। 126 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने टॉपिक में पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो उनमें रेज और राइस को पढ़ा था। रेस के बाद ऑब्जेक्ट आता है, राइस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। राइस ऑटोमेटिकली कोई चीज़ ऊपर जब उठती है, जैसे हमने जिक्र किया था स्मोक का, तो उसे हम राइस, जैसे सन है वो राइस करता है, लेकिन जब हाथ को उठाया जाए तो वो रेस करता है, क्योंकि हाँ एजेंट है उसका। जब हम फ्लैग को ऊपर उठाते हैं तो रेस करते हैं, क्योंकि उसका एजेंट है। तो जब उसका एजेंट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रेस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा ऑप्शन आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। हम उसको देखते हैं। सर्ज इन रिटेल सेल्स हैज रेस्ड होप्स, होप्स नाउन के तौर पे एज एन ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे रेस्ड आएगा, ना कि राइज आएगा। दैट आर रिकवरी इज फाइनली अंडर वे, हैड रेस्ड होना चाहिए था, रेस गलत है, रीजन भी गलत है, और अल्फा ऑप्शन भी इस तरह से रॉन्ग हो गई। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। इसमें हमने यूज टू और बी यूज टू और गेट यूज टू का डिफरेंस पढ़ा था हमने, अब जब लेक्चर पढ़ा था। तो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेयर इन्फिनेटिव, और बी यूज टू और गेट यूज के बाद जेरंड मीन ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस सेंटेंस को देखें, डेल्टा ऑप्शन में चलते हैं जो कि हमारी करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क हियर आई नीडेड अ लॉट ऑफ हेल्प बट नाउ आई एम यूज्ड टू। I am used to, am बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो is, are, am, was, were आएगा, तो am used to आगे जेरेंड आना चाहिए, तो डूइंग आएगा, डू गलत हो गया मैं चार्ली में, यू आई यूज टू डूइंग गलत हो गया बीटा में, और गेट यूज टू डू गलत हो गया अल्फा में, क्योंकि गेट यूज टू के बाद भी जेरेंड आता है, यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो 127 इनका आंसर बना जी डेल्टा। नेक्स्ट 128, प्लीज अवॉइड कॉन्टेक्टिंग मी अनलेस आई कॉल यू फर्स्ट, बीटा ऑप्शन आंसर है। तो इसमें कॉन्टेक्ट अवॉइड के बाद हम जेरेंड लगाते हैं, ना कि इन्फिनेटिव। तो जेरेंड भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। सर्टेन एक्सप्रेशन जिसमें लुक फॉरवर्ड टू, कैंट हेल्प, बी यूज टू, गेट यूज टू, इट्स नो यूज, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनके बाद भी जेरेंड यूज़ करते हैं। फिर सर्टन वर्ब्स होते हैं, जैसे अवॉइड इसमें आ चुका हुआ है, अवॉइड के बाद भी हम क्या करते हैं, जेरेंड यूज़ करते हैं। तो 128 का आंसर बना जी बीटा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 129। आई थिंक आई हैड बेटर। अब आई हैड बेटर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमने किसी को वॉर्न करना होता है। तो वॉर्न करना होता है कि अगर आपने ये काम ना किया तो कुछ समथिंग बैड में हैपन, तो
उसमें बे इसके हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आई थिंक दैट आई हैड शार्पन, शार्पन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू है, तो यहाँ पे शार्पन आना चाहिए था, तो इसलिए आंसर बीटा बन गया। तो 129 का आंसर बना जी बीटा। नेक्स्ट चलते हैं जी 130 पे। 130 पे हम फ्रेजल वर्ब लुक को देखेंगे। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर समबॉडी और समथिंग। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग या सम बॉडी। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, और लुक अप का मतलब होता है टू बिकम बेटर। लुक अप टू बिकम बेटर भी होता है, अगर ये प्रपोजिशनल वर्ब के तौर पे है तो ऊपर देखने को भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स को रिसर्च किया जाता है, तो जब रिसर्च और सर्च की बात आती है तो फिर हम लुक फॉर लगाते हैं। तो इस तरह से अदर तमाम ऑप्शंस लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक अप से गलत हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर बना अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं 131 पे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। जैसे कि कंडीशनल का टॉपिक भी हमने पढ़ा, उसमें 4 किस्म के कंडीशनल होते हैं। जीरो कंडीशनल जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स का डिस्कस करते हैं और उसके दोनों क्लॉजेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल होते हैं जिसमें इफ वाले क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे में विल शेल फर्स्ट फॉर्म। फिर फर्स्ट कंडीशनल को पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं, सेकंड कंडीशनल को प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं, और उसमें इफ वाले पार्ट में हम सेकंड फॉर्म और दूसरे में वुड और वुड कुड शुड के साथ वुड फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देन थर्ड कंडीशनल होता है और इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन जो होता है अगर उसमें कंडीशन पूरी भी हो, इसमें जो एक्शन होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो हम उसको रिग्रेट के तौर पे उसमें एक्शन हो चुका होता है। तो उसमें इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट मीन हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से अगर इस सेंटेंस को देखते हैं, इफ यू डोंट डू, अब इफ के वाले पार्ट को देखा करें, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो सेकंड क्लॉज के अंदर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर यूनिवर्सलिटी नहीं है तो फिर उसमें विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इफ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल बिल्कुल ठीक है। यू हैव टू चार्ली में गलत हो गया, तो इफ वाले पार्ट में विल और शेल नहीं आएगा, बीटा गलत हो गया। यू हैव टू गो टू, यू विल हैव टू गो द हॉस्पिटल, टू गो टू द हॉस्पिटल आना चाहिए था, अल्फा यहां से गलत हो गया। और तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर बना डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 132 में हम फ्रेजल वर्ब पुट को देखेंगे, और पुट अप का मतलब काफी सारे मीनिंग है उसमें, जो हमें इस सेंटेंस के मुताबिक टू बिल्ड और इरेक्ट अ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, द टीम हैड ओनली एन आवर टू पुट द स्टेज अप बिफोर द कॉन्सर्ट, उन्होंने उसको बिल्ड किया, उसको स्टैंड कर खड़ा कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पुट अप आना चाहिए। पुट द स्टेज आउट, पुट आउट का मतलब पुट द स्टेज आउट से अल्फा गलत हो गया, पुट द स्टेज एट से चार्ली गलत हो गया, और पुट द स्टेज ऑन से डेल्टा गलत हो गया। तो हमने पुट के फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे डिस्कस करना किया। बीटा ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। I don't know, there's something to be said for going to barber shop once in a while as there's no use। अब यहाँ पे देखिए there is no use, be use, it's no use का आ जाए तो फिर हम gerund यूज करते हैं। it's no use putting आना चाहिए, put नहीं आना चाहिए, to putting नहीं आना चाहिए, use to putting नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है जी 134। इसमें हम कॉलोकेशन, डू और मेक की कॉलोकेशन क्या होती है कि वर्ड पार्टनरशिप और वर्ड दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर बाय द नेटिव, जो वर्ड्स कॉमनली इकट्ठे बोले जाते हैं और वो कोलोकेट करते हैं, कोलोकेट को इकट्ठा, लोकेट प्लेस, जो इकट्ठे प्लेस किए जाते हैं उनको हम वर्ड प्लस वर्ड कोलोकेशन कहते हैं। जैसे डू द होमवर्क, डू द असाइनमेंट, तो डू योर चॉइस, ऐसा मेक यू हैप्पी, मेक यू स्लीपी, मेक यू स्माइल, मेक अ डिसीजन, नॉट टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन, नॉट डू द डिसीजन, मेक अ डिसीजन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए डू होता है और नॉइस के मिस्टेक के लिए मेक होती है। तो इस तरह से हमारा चार्ली ऑप्शन इस कोलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया। डू द एक्सपेरिमेंट और मेक अ नॉइस, मेक अ मिस्टेक। तो क्वेश्चन नंबर 135। हर चार्मिंग सिस्टर रोज स्मेल्स रोज इन द गार्डन स्वीटली।
अब यहाँ पे हमने सेंस वर्ब को पढ़ा था, सेंस वर्ब्स के बाद वो हमने ये पढ़ा था कि जब सेंस वर्ब्स आ जाएं तो उनके बाद एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, ना कि एडवर्ब, क्योंकि मोस्टली वर्ब्स के बाद एडवर्ब यूज़ होते हैं। लेकिन सेंस वर्ब्स जो होते हैं वो चूँकि लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं तो उनके बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है, ना कि एडवर्ब यूज़ होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, लेकिन ये तमाम सेंस वर्ब जो लिंकिंग होते हैं हमेशा लिंकिंग नहीं होते यार। तो अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आगे एडवर्ब आना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है। बट अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे शी टेस्टेड द फूड, जैसे द फूड टेस्ट बैड, द फूड टेस्ट बैड, अब यहां पे एडजेक्टिव है। लेकिन शी टेस्टेड द फूड बैडली, शी टेस्टेड द फूड बैडली, अब यहां पे फूड ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाए, जब उसके दरमियान में कोई नाउन आ जाए, वर्ब ना सेंस वर्ब आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए, तो वो सेंस वर्ब नहीं, वो लिंकिंग वर्ब नहीं रहता, तो फिर उसके बाद एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि रोज स्मेल्स रोज इन द गार्डन स्वीटली, अब स्मेल्स रोजेस आ चुका हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्वीटली आना चाहिए, ना कि स्वीट आएगा। तो इस तरह से ये हमारा अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्ब के टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ा, हमने इसके फर्स्ट टेस्ट को बड़ी डिटेल में देखा, और इस तरह से हमने सेकंड टेस्ट को भी हमने बड़ी अच्छी तरीके, और होप्स हो कि अब वर्ब का टॉपिक आपका कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा और उसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।